हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर। सो जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि नीट काउंसलिंग में कितना फीस लगता है। यहाँ पे हम रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल क्या होता है, कौन सी फ़ी रिफ़ंड होगी, कौन सी फ़ी नहीं रिफ़ंड होगी, क्या सिक्योरिटी अमाउंट है और किस केस में आपकी फ़ीस रिफ़ंड होती है, सारे डाउट्स जो है आपके नीट काउंसलिंग 2021 के फ़ीस से रिलेटेड वो सभी यहाँ पे आपके क्लियर होने वाले हैं। और अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड यस, यहाँ पे जितने लोगों ने भी यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन दिया है, फर्दर देने वाले हैं, अगर उन्हें नहीं पता है कि नीट काउंसलिंग कैसे होती है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, सभी के बारे में डिटेल्ड वीडियो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेपरेट वीडियोस मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए एक सेपरेट वीडियो है और नीट काउंसलिंग पूरा प्रोसेस क्या होता है, हर एक पॉइंट वहाँ पे हमने कवर किया है, हर एक वर्ड को क्लियर किया है। तो वो चीज़ आप एक सेपरेट वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो तरीके का फ़ी होता है, रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। रिफंडेबल फ़ीस वो होती है जो या तो आपको वापस मिल जाती है और या फिर आपकी जो फ़ीस है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाती है। दूसरा नॉन रिफंडेबल फ़ी वो होती है जो आपको रिटर्न नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। तो चलिए हम देखते हैं कि कितनी फ़ीस आपकी लगती है रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल में। सबसे पहले हम बात करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होता है, ये फ़ी वो होती है जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है वो आपकी नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है, जिसमें 5000 रुपीज़ होता है। ये सभी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। आप SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल में आ रहे हैं, आप सभी को 5000 रुपीज़ कंपल्सरीली पे करना होता है। दूसरा है रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट। ये आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के केस में 2 लाख देना होता है। 2 लाख आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट देना होता है। और किसको ये रिफ़ंड होगा, किसको नहीं होगा, ये आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाता है। एक लिस्ट जनरेट किया जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, क्या कंडीशन है वो भी मैं आगे क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट जो सेकेंड है वो 15% ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड AFMS एंड ESI। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, AMU, BHU, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आप इन यूनिवर्सिटी के लिए नीट काउंसलिंग करना चाहते हैं देन यहाँ पे आपका जो नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी जो होता है, यानी कि जो आपकी नीट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो 1000 रुपीज़ होता है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। और SC ST OBC एंड PH कैटेगरी में जो लोग भी आते हैं उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, तो ये आपका तो रजिस्ट्रेशन चार्ज हो गया। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी अमाउंट की, जो कि रिफंडेबल होती है। ठीक है, तो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट में जनरल के लिए 10,000 रुपीज़ होती है। ठीक है, 10,000 जनरल कैटेगरी के लिए है, 5,000 रुपीज़ SC ST OBC एंड PH कैटेगरी के लिए है। सो इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ एक स्टूडेंट है जो SC कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए नीट काउंसलिंग करना चाहता है। ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे नॉन रिफंडेबल जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो 500 रुपीज़ होगी, प्लस आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट होगा वो 5000 रुपीज़ होगी। सो 5500 रुपीज़ टोटल अमाउंट आपको पे करना होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो नीट काउंसलिंग के लिए। और उस टाइम आपको ये भी बताना होता है कि आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अब बात आती है कि क्या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ AFMS एंड ESI दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोनों के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो फीस कितना लगता है। जब आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं उस केस में आपको हाई अमाउंट पे करना होता है। मतलब आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो 5000 रुपीज़ होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट आपको जो पे करना होगा वो 2 लाख होगी, जो कि रिफंडेबल होगी। ओके, अब हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में आपको सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहले कंडीशन की बात करें, सेकेंड एंड मॉपअप राउंड में जब आपको सीट अलॉट किया जाता है बट आप ज्वाइन नहीं करते हैं रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन को ड्यूरिंग योर सेकेंड एंड मॉपअप राउंड, तो उस केस में आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आपको रिफंड नहीं होगी।
ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हो ऑन द बेसिस ऑफ विच सीट में बी अलॉटेड, देन उस केस में भी आपका जो रिफंडेबल फीस जो है वो आपको रिफंड नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं कि कब और कहाँ पे आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफ़ंड होता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं नीट काउंसलिंग के लिए तो उस टाइम आप जो पेमेंट करते हैं जिस भी बैंक अकाउंट से, सेम बैंक अकाउंट में ही आपका सिक्योरिटी अमाउंट रिफ़ंड किया जाता है। और इसलिए आपका जो भी बैंक अकाउंट है, जिस भी अकाउंट से आपने पेमेंट की है, उस अकाउंट को, उस क्रेडिट को आपको एक्टिव रखना है जब तक आपका जो रिफ़ंड प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है। अब कब आपको ये फ़ीस रिफ़ंड किया जाता है? जैसे ही आपका जो रिफ़ंड लिस्ट है, यानी कि जो लोग भी एलिजिबल होते हैं रिफ़ंड के लिए, उसके लिए एक लिस्ट जनरेट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और ये आपका जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये लिस्ट जनरेट होती है। जैसे ही ये लिस्ट आ जाती है, इस लिस्ट के 15 डेज़ बाद आपको जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट होता है वो रिफ़ंड कर दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो वहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है सिक्योरिटी अमाउंट को वापस लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मोर देन वन पेमेंट अगर इन केस या बाय मिस्टेक हो जाता है तो उस केस में क्या करना है आपको। तो इसके लिए आपको फिनेंशियल कस्टोडियन को अप्रोच करना होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है उसके 15 डेज़ बाद आप अप्रोच कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको ईमेल करना होता है और मेल आपको अपने रजिस्टर्ड आईडी से ही करनी है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम आप कोई ना कोई एक आईडी डालते हो। ठीक है। और यहाँ पे जो फिनेंशियल कस्टोडियन है, जो भी आपका एक्सेस अमाउंट होता है वो आपको रिफ़ंड कर देती है विदिन 15 डेज़। ठीक है। तो यहाँ पे फिनेंशियल कस्टोडियन एक बेसिकली प्लेटफॉर्म कह सकते हैं जो एमसीसी के बिहाफ पे फ़ी कलेक्ट करती है और जो भी सिक्योरिटी अमाउंट होती है वो रिफ़ंड करती है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।